नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुजारते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की, शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साय सिंह टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी कितने वोट मिले थे। तो करें अंबिकापुर की 2018 की, तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी, उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा थे जेएसी के उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह
उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम सांसी निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे जो प्रोफेसर गोपाल राम भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 440 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो कुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव होने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें, छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनीति हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवरताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल-पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए
चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है, तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती जोरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगा जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह भी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामादा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी भाजपा प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी
लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है, जो अभी भाजपा की राज्य उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। गाँव में 2003 की तरह ही लता सिंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे, जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरत चौनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावे जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की, तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डोंडी लोहारा से अनिला भैया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की, तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे विजयी रही। धमतरी से रजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, तो वे भी विजय रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डोंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधान क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, जो अभी भी रही। सावित्री भगत जो भानुपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय अरीस बालोद कुमारी बाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक ही हैं। 2003 में जहां भाजपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की, तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आए।
डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई। यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस, छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्रू, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा 3 नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो
देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल होते थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोट पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने योगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां योगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह राजनीतिक दल यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के
बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव दिशा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। कि जब चुनाव परिणाम आए तब चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लाल साय कुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली, में पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो एक सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्र थे। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा ट्रस्ट के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े गज 2018 चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी
स्पीकर मनोज मावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस भाजपा ज्वाइन करने की बात आती रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं करते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चर्चा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1992 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या एक प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हमनामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हमनाम उतरे थे। हालांकि हमनामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रत्याशी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हमनामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा कांग्रेस के प्रत्याशी थे। 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी, उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो हमनाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम सायसी,
उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम सांसी निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,555 मत। जो उनके हमनाम उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हमनाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम को बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें, डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम की खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में रही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 की 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सीएम की नाराजगी जरूर दूर हो गई। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादा पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है कि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए
चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्ट को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़ अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक तत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है कि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज डिसिस का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कतर आंका जा रहा है? एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब इन्हें इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में नहीं है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है, भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोष संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो नया जिला बना है, उसमें से कामा जोड़े जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्हें जीत दर्ज की।
सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना बात करें बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस के प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की नज़र डालें तो बैकुंठ में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार 3 बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, वे भी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उस तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रहा होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की नीलिमा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात कर रेणु जोगी की तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली
पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवी कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई। यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने 115 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई दल लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाब बटन होता था। यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज इतना ही। मिलते हैं चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं।
उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीट पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय कुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे। इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में सौरभ सिंह हैं, अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 8 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर कमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सब के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है।
भानु प्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की। हालांकि पूर्व सीएम निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आती रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। भाजपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे दो तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, दाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आ है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मुख्य अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास यह है कि उनके साथ सहकलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं फिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि जीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनाव में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास लोग के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साय सिंह टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नाम उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर साइसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो
हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में, वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे, उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे रामकुमार यादव जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल के हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 330 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में या चंदू साहू का मामला हो या कुछ में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके। लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर हूँगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 की 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस संगठन में मजबूत पकड़ रहे हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी।
इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंकाया था। छत्तीसगढ़ के मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनाव दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं, छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो उमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझाया। बाबा के बगावती सूत्र अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नज़दीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंख पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सहमति के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी होती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह सार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की, एक बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देते समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामादा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। झावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। स्थित विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोज राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही,
उन्होंने जीत दर्ज की थी डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मोले है उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है 2018 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की वो विजयी रही। सारंगढ़ से केराई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्हें इस पर जीत दर्ज की थी। संगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत हासिल की। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही तो वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था जिन्हें जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से कीर्ति कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केवाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की तो डॉक्टर रेणु जोगी 4 बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस
के बजाय जो कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता हुसैन भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के 36 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा सुख को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई। यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया था। 90 से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की तो साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोग ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी 1 सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं।
उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की। तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने सीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल होती है। भाजपा ने 50 सीट कर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे। इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में, वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो सीट 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा आगे होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका, लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी चुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी है।
भानु प्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाड़ी और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनाव में भी मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दो के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति से ही चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन करने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात है तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अब प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 4 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनाव में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साहसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी, उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्ट में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साहसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 9,148 मत प्राप्त हुए थे। जो
हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी उन्हें मिले थे 51,017 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरुद में कई इकराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करें या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। अब आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा, क्योंकि दावे 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजा हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल-पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 की 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डीसीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों विरासत लेकर 2018 चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सिर्फ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इस बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी।
इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़ा वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है, तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं हुआ, कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में हर चुनाव का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जाति के आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, में से 5 जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है, भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की, एक बाकी कांग्रेस की। देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामदा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सवा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी।
लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीद जताई थी और उन्होंने जीत हासिल। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी उन्होंने जीत हासिल की। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से भाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अना भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इससे जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तकपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसींवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर रक्ति ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही तो वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, इन्होंने जीत हासिल की थी। नवजी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ जिले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से
चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक भी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता हुसैन भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशी लाहू जब दूसरी बार विधायक चुनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी जांगड़े, रुल जोगी, रश्मि सिंह, इंदु बजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा, यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला था। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 3400 पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह राजनीतिक दल यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और
पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीत सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की एक सीट ही घटी थी और भाजपा जो 25 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 से आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी कर चुनाव लड़ा और वे जीत भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है।
भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रताप से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तत्पुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात है तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अब प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुजारते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों आते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह कि इस चुनाव में 10 और चंदू के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखे हैं। के खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम टिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार तो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम सायसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो
हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 58,313। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे, उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 440 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल के हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 146 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है, में आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेख रखा, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हमनाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हमनाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं, सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चमानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके। लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेता लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 की 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इसलिए से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी।
इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई, वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझ लिया। बाबा के बगावती सुख अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इस ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गई। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पास नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधानसभा में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामादा जोल्हे जो 2003 में बसपा प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अमका मरकाम जो कांग्रेस
कांग्रेस की प्रत्याशी रही। उन्होंने जीत दर्ज की थी डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में। नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वराली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मार्कोले है उन्होंने भाजपा की से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया भाजपा की वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशिला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत हासिल की थी। करोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। दूसरा सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही तो वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुर्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी रही, उनको भी जीत हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारी बाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। 2018 में
उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 3% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल 1 को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अभी अंबिका सिंह देव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने 115 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का ध्यान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं।
उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लाल साय खुटे और सारंगढ़ से कदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में काबदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे, इनमें एक अपनी जमानत ही नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें तो सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में, वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजैपुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाड़ी, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज
विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वे सर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानु प्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। अभी उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर गमदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उन्हें ये बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे। हालांकि हम नामों चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साहसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें इतने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साहसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे, जो
हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जोशीपुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो करौल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, दूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हमनाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हमनाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी रहूंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल-पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं। वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी, इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषपत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधी बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी।
इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, तो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है, तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई, वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है, उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्ष पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आ जाते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाएं चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है, भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पास नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। ढाइका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले का प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामदा जोल्हे जो 2003 में बसपा प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की
बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वालीनगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राजा है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, तो वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की। डोंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीते।
जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक की गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई। यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 80% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल 1 को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस, छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कही हैं। अभी अंबिका सिंह, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 5 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई। एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रही। छत्तीसगढ़ क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं।
उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में काबा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे। इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा सीट 1 सीट ही थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 30 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मरवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सरसरवा यानी पीसीसी चीफ है।
भानु प्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ की सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का मन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आ सकती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जब तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करें। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगली में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मोहित चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उसके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जो ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गिंजली पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साइंस के काम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीद की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर एम साइसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो
हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में, वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे, मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे, उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1,789 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल के हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके। लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उन्हें यह भी तय होता है कि ऐसे हमले सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने की बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी दिशा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इससे सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 की जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना
चाहेगी। ये चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस के एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बलता रखता है। तो इस फैक्ट को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान जा सकता है, उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हुई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगा जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंड होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूंगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आई है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बातें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला है, उसमें से कामदा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इस तरह 2008 में जो नाव की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्य बघेल जो भाजपा की
प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशिला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, वे भी विजय रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानुप्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय अरीस बाग से कुमारी बाई साहू पति के लिए बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बता चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 जहां बसपा से कामदा जोल्हे बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में
2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनी हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उसमें वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता हुसैन ने भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई। कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीती थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनिता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का बल। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की, तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोट पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोट पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह राजनीतिक दल यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं।
उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में भाजपा को 2 सीटें मिली। मालका से लालसाई खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सी गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा ट्रस्ट के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्तृत होने वाला था। बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीट थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है।
भानु प्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आती रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनाव में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इस प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की इसी से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष एक फाइटर के रूप में मानता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान करती है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन करने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुले नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी विषय में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैंता जमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े। इनमें एक गोपाल राम टिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात कर शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना सिंह मैदान में उतरे थे। उसी तरह ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साहसी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएससी जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साहसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे।
जो हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार, तो उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे, उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 440 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो कुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की उनसे उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें 1,009 वोट से संतुष्ट करना था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के मुंह काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराना, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई सकती क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेता लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लें कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 की जंग में
कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य चुनावी दशा और दिशा कभी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है, तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2020 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लौ मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सख्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म मौसम से मैं आपको रू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, प्रणाम।
नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रही है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामदा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात है तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अम्बा मरकाम जो कांग्रेस
की प्रत्याशी रही। उन्होंने जीत दर्ज की थी डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में। नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशिला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्हें भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसींवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, तो वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्रकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारी बाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केरब मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में
उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता हुसैन ने भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवतर्मा और राजनांदगांव से कर शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिक सिंह देव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जवाहर, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे।
तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें एक था। इस समय भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात है 2013 की, तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो न को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबो नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह राजनीतिक दल यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। अब बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य में के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं।
उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 30 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की 1 सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद
सांसद चुने गए और ये छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वे सर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानु प्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी कि अभी उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानु प्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 से जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आ रही है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय ही कांग्रेस और जनसंघ, कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन करने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करें। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार।
नमस्कार, हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गर तो दूसरे गोपाल राम लगा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेमसाय सिंह टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो हम नाम उतरे थे निर्दलीय
निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह, निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रताप विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हमनाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे, उन्हें 48,012 मत मिले थे। चतुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात है तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 1,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके। लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सबको बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैंतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैंतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैंतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभव से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार।
नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर महीना, जब छत्तीसगढ़ 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वह पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिले और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 4 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ से ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी।
जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर भाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती एवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सख्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतरती है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा। और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू करा दूंगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार,
नमस्कार, राम राम। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनाव ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी बीजेपी और 4 कांग्रेस विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है, भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की, एक बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणु सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामादा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। डरदेही विधानसभा
क्षेत्र में रमशीला साहू भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्हें जीत दर्ज की। डोंडी लोहार विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशालीगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है, वो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशी की भूमिका रही उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डोडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। अजडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, तो वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डोंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्रकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर कांग्रेस की प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक
सारंगगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केवाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दे कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की, तो डॉक्टर रेणु जोगी 4 बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदली और वे कांग्रेस के बजाय दी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से गुणा शुक्ला को हार का सामना करना था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 6 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल 1 को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतनी। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया।
किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों की नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। बात करें 2013 की तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद
जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशी की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2023 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्यारण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में। 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा
भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था, लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। दावा नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं किया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन करने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा
हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चाली से इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी द्वारा इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हम शकल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उड़े हमनामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हमनाम उतरे थे। हालांकि हमनामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहां से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतानी पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतपुर में 4
प्रेम साय सिंह काम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की, तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,39 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी, उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उत्तर प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह, उन्हें 13,075 मत मिले थे। दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले थे 50,555 मत। जो उनके हमनाम उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे, उन्हें 48,012 मत मिले। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वो जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में हम नाम का बोलबाला था। रंजन साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,070 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं, तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके। लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता।
अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें, छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस बाजार की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है। लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी।
कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवर से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस
कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूंगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें, यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जा रहा। एक और ट्रेंड यह है, पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अट गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गई। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जो कि कांग्रेस की, एक बात कांग्रेस की। इसे देखने पर मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे
रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामदा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोज राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंग केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की। सारंगढ़ से उत्तरी जांगे जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। और डौंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़ी जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने
जीत हासिल की थी। कुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से देवती कर्मा कांग्रेस प्रत्याशी रही जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय अरीस, बालोद से कुमारी बाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे और आंकड़े पढ़कर तो आपने नोट कर लिया होगा कि क्या कॉमन है। फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में ऊटी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की, तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता हुसैन ने भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रमशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सेव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज की चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार।
नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं विन और आज चुनावी चर्चा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर, सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते चुनाव चालीसा के अगले अंक में कि नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडित का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाय कुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में सौरभ सिंह हैं, अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट ही थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में, वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में। 2013 में वो 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्णय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें
2018 विधानसभा चुनाव की तो भाजपा को 17 साल सरकार बनाए हो चुका था, लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस सर्वे सर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी स्मृति मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ की सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनाव में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनस, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्यारण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं लाया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, दाई तक ही सिमटा हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी
जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चाली से इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजय कुमार और मौसमी चटर्जी इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हुआ है। देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। तो चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीताली पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांग
देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साहसी काम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की, तो टीएस बाबा जो कांग्रेस प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी, उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साहसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साहसी, उन्हें 13,075 मत मिले थे। दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साहसी निर्दलीय के रूप में, वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे, उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 40,299 मत। वहीं गीतांजलि पटेल के हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं, तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके। लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता।
अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में है। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आप समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालीन पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 की 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी।
कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है। तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ी नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को
कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूंगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें, जहां नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अट गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की, एक बात कांग्रेस की। इसे देखने पर मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे
हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी गृह मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामादा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की, तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस सदमा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा और कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की, तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी जीत दर्ज की। डोंडीलोह से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की। सारंगढ़ से उत्तरी जाए जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसिंवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डोंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भैया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने
जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से देवती कर्मा कांग्रेस प्रत्याशी रही, जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत चुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। साराम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है। फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उटी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की, तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता हुसैन ने भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू दूसरी बार विधायक चुनी गई, तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा सो को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका देव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार।
नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबाते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। बात 2013 की तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबोव नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम।
छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 200 से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की, तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने गए थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लाल साय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नाम निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस से एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते। बता दें कि वर्तमान जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें तो सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सी घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो सीट 1 सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात
करें 2018 विधानसभा चुनाव की तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था, लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 5 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद बन गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़े मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ की सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइनने की बात आती रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बीट के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, व भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग भी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो सकता है आगे चलकर सच जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी
जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौली चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इस संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत मांग देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 चुनाव में उतरे हम नामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हम नाम उतरे थे। हालांकि हम नामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक काम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बार
मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 सियासी टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की, तो टीएस जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी, उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे, उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम सायसी टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो हम नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम सायसी, उन्हें 13,075 मत मिले। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम सायसी निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रताप विधानसभा क्षेत्र से उन जो निर्दलीय थे, उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे, जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा, उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनसीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो, उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से, उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे, उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्र विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बाल मुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बाल मुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 1,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं, तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके। लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य
नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरे, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालीन सीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 की 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय शासन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंध आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर
तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट ले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कभी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की नीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है, तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने बैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के
बगावती सुर तो नरम पड़ गए हैं, तो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंत कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूंगा हर खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं होता? क्या राजनीतिक में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अट गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 65 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की, एक बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित
नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामादा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिवा विधानसभा की बात करें 2003 की, तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेह विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सुजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मार्ग जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की उप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। इस तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डोंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में।
उसी तरह पंडरिया बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्रकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। कुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय आरीस, बालोद से कुमारीबाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है। फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा महर, 2013 में भाजपा की मीराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की, तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा के नीलिमा ने जीत की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी ने भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5 विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अंबिका सिंह देव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवती मां विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पुणे में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए।
तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने 115 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ ही लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा
नन ऑफ द अबो नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह राजनीतिक दल यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव दिशा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की। तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तो सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। माल खरौदा से लालसाई खुटे और सारंगढ़ कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे। इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे जो एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली। इनमें पामगढ़ दूधराम बौद्ध और अतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी
बीजेपी ने उन्हीं अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इनकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट एक सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में, वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले एक सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो एक सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। मिर्जापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था, लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीट थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ की सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनाव में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो इसे लेकर 2 तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़िया
के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़ीय प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव की जारी करेंगे। उन्हें नेता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझन बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसी संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किस तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदू थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ने ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव में उतरे हमनामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हमनाम उतरे थे। हालांकि हमनामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा
प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जानते हैं, इसलिए चुनाव में वे टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोग टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास महतो के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम साय सिंह टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हम नामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुरी 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे एपीओआई से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह और जो कोष्टक में बाबा लिखते थे जेएसी के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो नाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम साय सिंह उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम थे प्रेम साय सिंह निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे, उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम साय, उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो उनके हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात करें तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे एनडीपी से जो उतरे थे विकास कुमार महतो उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। शक्ति विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम एनसीपी से उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्रपुर विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला रहा 2018 विधानसभा चुनाव में। तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे रामकुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी उन्हें मिले थे 47,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल की हम नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र जो शकुंतला साहू है जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी उन्हें मिले थे 1,21,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतोष करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबाला था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 11,450 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें
आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उस नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हमनाम व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हमनाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं तो सीधे तौर पर प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके, लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जाया है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। हालांकि इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर हूँगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सब पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का महीना, जब छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की
तबाही पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जन्म तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत की, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 से हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 के जंग में कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए चरणदास की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल एक सीट ही जीत सकी थी, जिसने को चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है, तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार रहना चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने तट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़िया वाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने की चुनौती की, तो कांग्रेस को SC ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने
आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है, तो कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम पड़ गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू कराते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय भारत, नमस्कार, राम राम। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनावों का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 सीटों वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक और ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक नए बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। जातिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में
हैं। 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी की और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें भी 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गईं। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है। भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस की एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी कर रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामदा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा की उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र से जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मारकोले है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका रही उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र की जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ से केराबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें बसना विधानसभा क्षेत्र की तो रूप कुमारी चौधरी जो भाजपा की प्रत्याशी रही, जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगरगढ़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी बनाई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इस सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की थी। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही,
उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से दांव आजमाया था। उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल से शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसींवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की, तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, तो वे भी विजय रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डोंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर को मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज हुई थी। दंतेवाड़ा से देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय बालोद से कुमारी बाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है। फिर आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कांता जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की केराबाई मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कांता जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। अब बात करें रेणु जोगी की, तो डॉक्टर रेणु जोगी चौथी बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बदल गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री, उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रणशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा से देवती कर्मा और राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की जीत की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था, इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस की हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह
इंदु बंजारे, कुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्राकर, छन्नी साहू और देवकी कर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 115 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2020 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाताओं ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट पड़े थे। अब बात करें 2013 की तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो गए थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी। इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हाल 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी
या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसे सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन रहा था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा नन ऑफ द अबो नोट के लिए गुलाबी बटन होता था। यह राजनीतिक दल यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का प्रदर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई थी, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अपने चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की। तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर सीट से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौदा से लालसाई खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुका है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5
साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तब तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे, इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार वे हार गए। 2 और प्रत्याशी थे, जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस की 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली, इनमें पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की, तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की सीट 1 सीट की घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछले बार चुनाव में, वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में, तो 2013 में वो एक सीट बढ़कर 19 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ 1 ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की, तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था, लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बसपा और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेश्वर यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डिप्टी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन के बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2020 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ के चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ की सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दाम थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है। प्रमोद वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन यह भी देखा गया कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण
विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर दो तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइटर के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़ियावाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़िया प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2020 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमारा राज पार्टी छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टार इस फिल्म को एक यादगार मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ती जाती है। यहाँ इस फिल्म का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी बिसात में पिछले कुछ सालों से हम नाम की बहुत महिमा देखने को मिलते आ रही
रही है। बात नाम की हो रही है तो आपको 2014 के लोकसभा चुनाव की याद दिलाते हैं। उस समय पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी महासमुंद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। भाजपा के उम्मीदवार का नाम था चंदूलाल साहू। मजेदार बात यह है कि इस चुनाव में 10 और चंदू नाम के लोग खड़े हुए थे। इनमें 7 चंदूलाल थे तो 3 चंदूराम नाम के लोग थे। उस समय चर्चा यह थी कि अजीत जोगी ही इन चंदूलाल या राम नाम के लोगों को मैदान में उतारा था। हालांकि पैतरा आजमाने के बाद भी जोगी जीत नहीं पाए। अब बात 2018 के चुनाव उतरे हमनामों की। 2018 में 9 विधानसभा चुनावों में हमनाम उतरे थे। हालांकि हमनामों के चक्कर में जिनके वोट कटने का डर था उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले बात अंबिकापुर की। यहाँ से कांग्रेस के टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा प्रत्याशी थे। सिंहदेव का पूरा नाम त्रिभुवनेश्वर शरण सिंहदेव है। क्षेत्र में लोग उन्हें टीएस बाबा के नाम से जीते हैं, इसलिए चुनाव में टीएस बाबा के नाम ही लिखते हैं। उनके खिलाफ 3 लोग चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 लोगों ने टीएस सिंह और कोष्टक में बाबा लिखा था, तो एक का नाम त्रिभुवन सिंह था। इसके अलावा बात सीतापुर की करें तो सीतापुर में भाजपा के प्रोफेसर गोपाल राम के विरुद्ध 2 और गोपाल राम खड़े थे। इनमें एक गोपाल राम तिग्गा थे तो दूसरे गोपाल राम लकड़ा। इस तरह कोरबा से भाजपा के विकास लोग के खिलाफ विकास कुमार महतो चुनाव मैदान में थे। बात करें शक्ति विधानसभा की तो शक्ति विधानसभा में भी 2 मेघाराम साहू, चंद्रपुर विधानसभा में 2 राजकुमार और 2 गीतांजलि पटेल, कसडोल विधानसभा में 2 शकुंतला साहू और धमतरी में भी 2 रंजना साहू मैदान में उतरे थे। उसी तरह दुर्ग ग्रामीण में 2 बाल मुकुंद देवांगन और प्रतापपुर में 4 प्रेम सिंह टेकाम चुनाव मैदान में थे। आइए जानते हैं कि हमनामों के उतरने के बाद भी किन्हें कितने वोट मिले थे। तो बात करें अंबिकापुर की 2018 की तो टीएस बाबा जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे 1,04,039 वोट मिले थे। वहीं जो टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखे थे निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मात्र 1,075 वोट मिले थे। दूसरी तरफ जो त्रिभुवन कुमार थे APOI से उम्मीदवारी की थी उन्हें 360 मत प्राप्त हुए थे। एक और जो हम नाम उम्मीदवार थे टीएस सिंह जो कोष्टक में बाबा लिखते थे JAC के उम्मीदवार थे उन्हें मात्र 254 मत मिले थे। उसी तरह प्रतापपुर में जो प्रेम सिंह टेकाम जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें 90,148 मत प्राप्त हुए थे। जो हमनाम उतरे थे निर्दलीय प्रेम सिंह उन्हें 13,075 मत मिले थे। वहीं दूसरे जो हम नाम प्रेम सिंह निर्दलीय के रूप में वो भी मैदान में थे उन्हें मिले थे 792 मत। तीसरे जो उम्मीदवार थे जो हम नाम के रूप में उतरे थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रेम से उन जो निर्दलीय थे उन्हें मिला था 692 मत। इसी तरह जो सीतापुर की जब हम बात कर रहे थे जो प्रोफेसर गोपाल राम जो भाजपा के उम्मीदवार थे उन्हें मिले थे 50,553 मत। जो के हमनाम जो उतरे थे निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल राम तिग्गा उन्हें मिले थे 452 मत। उसी तरह जो एक और हम नाम थे गोपाल राम लकड़ा जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे मात्र 371 वोट। कोरबा की बात तो कोरबा में विकास महतो जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 58,313 मत। वहीं जो उनके हम नाम थे NCP से जो उतरे थे विकास कुमार महतो उन्हें मात्र मिले थे 671 वोट। विधानसभा की बात करें तो जो मेघाराम साहू नाम के जो उतरे थे जो हम नाम NCP से उन्हें मिला था 920 वोट। और वहीं जो भाजपा के मेघाराम साहू थे उन्हें 48,012 मत मिले थे। चंद्र विधानसभा में भी हम नामों का बोलबाला 2018 विधानसभा चुनाव में तो यहाँ राजकुमार यादव जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 51,717 मत। जो हम नाम राजकुमार यादव थे निर्दलीय प्रत्याशी थे मिले थे 1,779 मत। वहीं जो तीसरे हम नाम थे राम कुमार यादव जो भी निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें मिले थे 447 मत। गीतांजलि पटेल की बात करें जो बसपा की प्रत्याशी थी उन्हें मिले थे
40,299 मत। वहीं जो गीतांजलि पटेल के नाम जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र मिले थे 346 वोट। उसी तरह जो कसडोल विधानसभा क्षेत्र में जो शकुंतला साहू है, जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्हें मिले थे 1,01,422 मत। उसी तरह जो हम नाम जो एनसीपी की से उम्मीदवारी की थी शकुंतला साहू, उन्हें मात्र 1,009 वोट से संतुष्ट करना पड़ा था। धमतरी की बात करें तो धमतरी में भी हम नाम का बोलबा था। रंजना साहू जो भाजपा की उम्मीदवार थी, उन्हें मिले थे 63,198 मत। वहीं जो हम नाम रंजना साहू जो निर्दलीय प्रत्याशी थी, उन्हें मात्र 11,079 मत मिले थे। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो डॉक्टर बालमुकुंद देवांगन जो जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें मिले थे 11,485 मत। वहीं जो निर्दलीय जो हम नाम उतरे हुए थे जो बालमुकुंद देवांगन, उन्हें मिले थे 2,069 मत। राजनीति के जानकारों के अनुसार यह एक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें आप अपने प्रतिद्वंदी के वोट काटने के लिए उसी नाम के कई उम्मीदवार खड़े करते हैं। हालांकि सफलता की कोई गारंटी नहीं है। 2014 में महासमुंद लोकसभा के चुनाव में 11 चंदू साहू का मामला हो या कुरूद में कई लेखराम का, जरूरी नहीं कि उद्देश्य सफल हो। ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई हम नाम की खड़ा हो, लेकिन जब ऐसे हम नाम उम्मीदवार एक नहीं बल्कि कई हैं, तो सीधे तौर पर यह प्रतिद्वंदी की चाल मानी जा सकती है। राजनीति के जानकार लोगों की माने तो यह मतदाताओं को भ्रमित करने जैसा है, जिससे किसी एक उम्मीदवार को मिलने वाले वोट को बांटा जा सके। लेकिन इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि संविधान चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को बराबर देता है। जो परिणाम नजर आते हैं उसमें यह भी तय होता है कि ऐसे हथकंडे सफल नहीं होते। जो हम नाम उतारे जाते हैं उनका भी कोई राजनीतिक भविष्य नहीं दिखता। अक्सर कहा जाता है इश्क, चुनाव और जंग में हर कुछ जायज है। तो छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी हम नामों का पैतरा कई बार चला गया। इस पैतरे से कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब देखने वाली बात यह है कि क्या 2023 के इस चुनाव में भी नेताजी लोग इस पैतरे का इस्तेमाल करेंगे या पुराने अनुभवों से कुछ सीख लेंगे। फिलहाल आज के चुनाव चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियों के साथ मैं भी हाजिर होऊंगा। आपका अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। तो बात करें छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस 2000 की जीत को रिपीट करने की भरपूर कोशिश में है, लेकिन इस साल चुनावी समीकरण दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इस साल सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर नहीं है। इस साल आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। साथ ही दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की फिराक में हैं। बहुजन समाज पार्टी और जोगी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मैदान में सभी पार्टियों के घोड़े दौड़ने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी, यही आज समझने की कोशिश करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। साल 2018 में दिसंबर का
महीना। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस पर फैसला नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दावेदारों में 4 लोगों के नाम सामने आए थे। तत्कालिक पीसीसी चीफ भूपेश बघेल, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे टीएस सिंहदेव, केंद्रीय मंत्री रहे डॉक्टर चरणदास महंत और लोकसभा सांसद रहे ताम्रध्वज साहू। इन चारों की तस्वीर राहुल गांधी के साथ जारी की गई और तमाम उठापटक के बीच आखिर में भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया गया। आइए पहले जान लेते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में इन 4 नेताओं का क्या रोल रहने वाला है। सरगुजा नरेश टीएस सिंहदेव यानी टीएस बाबा एक मंझे हुए राजनेता हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के ताकतवर नेताओं में टीएस सिंहदेव का नाम आता है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद सियासी उथल पुथल में बाबा भूपेश की लड़ाई पूरे देश ने देखी और सुनी। जिस संभाग सरगुजा से टीएस सिंहदेव आते हैं, वहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने 14 के 14 सीट में धमाकेदार जीत दर्ज की थी। इसलिए सिंहदेव की नाराजगी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती थी। ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल डिप्टी सीएम का पद मिलने और केंद्रीय सिलेक्शन टीम में जगह मिलने से सिंहदेव की नाराजगी जरूर दूर हो गई होगी। सिंहदेव 2018 के चुनाव में घोषणा पत्र के अलावा कई पीढ़ियों का विरासत लेकर 2018 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन आर्थिक क्षेत्र में भी बहुमूल्य योगदान पार्टी को प्रदान किए थे। साथ ही साथ महाराजा होने के बाद भी उनका व्यक्तित्व जनमानस तक पहुंचा है, तो पार्टी उनके अनुभव और सेवाओं के आधार पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे फिर से फतह हासिल करना चाहेगी। हालांकि बाबा द्वारा घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष बनने से इनकार के बाद राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी कि घोषणा पत्र में किए गए वादे पूरा नहीं हो पाने पर बाबा ने यह कदम उठाया होगा। कारण जो भी रहा हो, बाबा इस बार सेफ गेम खेलते दिख सकते हैं। 2018 के चुनाव में डॉक्टर चरणदास महंत की क्या भूमिका रही और 2023 की नैया वो कैसे पार लगवाएंगे। बात करें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर लीडर डॉक्टर चरणदास महंत, तो वे लगभग 40 साल से राज्य और केंद्र का हिस्सा रहे हैं। राजनीति का लंबा अनुभव के साथ कांग्रेस के संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। चरणदास महंत छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा विधानसभा सीट वाले संभाग बिलासपुर संभाग से आते हैं। यहाँ 24 विधानसभा सीट है, जहाँ कांग्रेस के पास इस वक्त 13 सीटें हैं। इस लिहाज से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की भूमिका भी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि केवल यही संभाग ऐसा है जहां आधे सीट कांग्रेस के पास हैं और आधे बीजेपी, जेसीसी और बसपा के पास। इसलिए बिलासपुर संभाग से 2023 की जंग कांग्रेस किसी भी हाल में कमजोर नहीं होना चाहेगी। इसलिए चरणदास महंत की भूमिका भी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ओबीसी वोट बैंक का है बड़ा चेहरा। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के बावजूद छत्तीसगढ़ में ताम्रध्वज साहू ने जीत हासिल की थी। राज्य के 11 लोकसभा सीट में कांग्रेस केवल 1 सीट ही जीत सकी थी, जिसने सबको चौंका दिया था। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू राज्य में सबसे बड़े वोट बैंक साहू समाज यानी ओबीसी वर्ग से आते हैं। राज्य में 40% से अधिक की जनसंख्या ओबीसी वर्ग की है, जो राज्य की चुनावी दशा और दिशा कहीं भी मोड़ने की ताकत रखती है। लिहाजा इस हिसाब से ताम्रध्वज साहू का 2023 के चुनाव में काफी अहम रोल माना जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी की राजनीति में साहू समाज सामाजिक रूप से सशक्त और संख्या बल में भी बहुलता रखता है, तो इस फैक्टर को कांग्रेस पार्टी सकारात्मक रूप से 2023 के चुनाव में भी बरकरार
चाहेगी। सीएम भूपेश बघेल ने पलट दिए समीकरण। अब बात करें सूबे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। वे इस वक्त केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, ओबीसी वर्ग के देश में बड़े नेताओं में जाने पहचाने जा रहे हैं। राज्य में सीएम की कुर्सी में बैठने के बाद 4.5 साल की सरकार में सीएम बघेल ने अपनी पॉलिसी से घर घर तक पहुंच की है। इसके साथ अपने छत्तीसगढ़िया अंदाज, छत्तीसगढ़ियावाद के चलते राज्य के बड़े वोट बैंक में सीएम ने पैठ तो जमा ही लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बघेल की भूमिका और राज्य के कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कराकर केंद्र के सामने भी बघेल ने अपना लोहा मनवाया है। बात करें कांग्रेस के सामने चुनौती की, तो कांग्रेस को SC/ST को जोड़ना बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ सकता है। अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो वर्तमान नेतृत्व में ही होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी और 2018 के चुनाव के एक्सपीरियंस के सामूहिक नेतृत्व को महत्व दे सकती है। इन चारों के अलावा आदिवासी वर्ग और अनुसूचित वर्ग का कोई भी सदस्य इसमें शामिल नहीं होना कांग्रेस को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा सकती है। कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में फिर से चुनाव जीतने के लिए अपनी ही पार्टी में बगावत से निपटना चुनौती भरा हो सकता है। टिकट बंटवारे के बाद बगावती तेवरों से पार्टी कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि 2-4 को छोड़ दिया जाए तो अमूमन हर विधानसभा से कई लोगों ने सशक्त दावेदारी की है। लोग सोच रहे थे कि चुनाव आते आते बाबा का मैटर छत्तीसगढ़ में घमासान मचा सकता है। उसे कांग्रेस ने सही समय रहते ही सुलझा लिया। बाबा के बगावती सुर अब नरम गए हैं, जो कांग्रेस को कहीं न कहीं राहत दिलाने वाली साबित हो गई है। कुल मिलाकर इस बार का चुनाव इस मायने में दिलचस्प होते दिख रहा है, क्योंकि इस बार मुख्य विपक्षी पार्टी यानी भाजपा की शीर्ष नेतृत्व मैदान में उतर चुकी है, जबकि 2018 के चुनाव में केवल राज्य की इकाई ने चुनाव लड़ा था। तो अनुमान यह लगा जा रहा है कि चुनाव आते आते सीटों का अंतर कम हो जाएगा, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस बार बराबरी की टक्कर हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ जैसे जैसे चुनावी मौसम नजदीक आता जाएगा, फिजा में ठंडक होने के बावजूद राजनीतिक पारा बढ़ता ही चला जाएगा। और इसी ठंडे गर्म माहौल से मैं आपको रूबरू आते रहूँगा हमारे खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। नमस्कार, जय जोहार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनाव चालीसा। आज का चुनाव चालीसा समर्पित है नारी शक्ति पर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में 4 चुनाव का ट्रेंड देखें तो यहाँ नारी शक्ति यानी महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में सभी दल काफ़ी पीछे हैं। 2018 के चुनाव के ही आंकड़ों पर गौर करें तो 90 वाली विधानसभा में 25 सीटें ऐसी हैं जहां एक भी महिला उम्मीदवार नहीं थी। राजनीतिक योग्यता के बजाय जातिगत समीकरण और सिंपैथी के हिसाब से महिलाओं को उम्मीदवार बनाया जाता रहा। एक ट्रेंड यह है कि पति के बदले पत्नी को टिकट दिया जाता है। इस तरह चेहरा बदल जाता है और महिला वोट बैंक को लुभाने की रणनीति भी रहती है।
लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात लंबे समय से चली आ रही है। आखिर क्या वजह है कि धरातल पर यह साकार नहीं हो सका? क्या राजनीतिक दलों में पुरुषों का वर्चस्व होने के कारण महिलाओं की भागीदारी को कम किया जा रहा है या कमतर आंका जा रहा है? यह एक लंबे बहस का विषय है। इस पर हम आज पहली बार बहस नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोकसभा में इसी विषय पर अच्छी खासी चर्चा हो चुकी है। 50% आरक्षण देने की बात आई तब किसी ने इनकार तो नहीं किया, लेकिन सर्वसम्मति भी नहीं बनी और बात अटक गई। व्यक्तिगत आधार पर महिलाओं को आरक्षण देने पर आज तक यह कानून अधर में ही है। पहले 2003 से 2018 तक की स्थिति पर गौर करें तो 2003 में 62 महिलाओं ने चुनाव में हिस्सा लिया, जिनमें से 5 ने जीत हासिल की। इनमें 4 बीजेपी और 1 बीएसपी की विधायक रहीं। 2008 की बात करें तो 94 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 11 ने जीत दर्ज की। इसमें 6 बीजेपी और 5 कांग्रेस के विधायक चुनी गई। उसी तरह 2013 विधानसभा चुनाव की बात करें तो 83 महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें से 10 ने जीत हासिल की। इसमें 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस की विधायक चुनी गई। 2018 में 99 महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। अभी 16 विधायक है, भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस एक, बाकी कांग्रेस की। इसे देखने पर यह मालूम होता है कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व की यह संख्या पर्याप्त नहीं है। महिलाओं को 50% आरक्षण का बिल पारित नहीं हुआ। राजनीतिक दल टिकट देने के समय ही गड़बड़ी रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें या लोकसभा की, 50% आरक्षण देना तो दूर, संतोषजनक संख्या में भी प्रतिनिधित्व भी नहीं दिया जा रहा है। विधायिका में ही महिलाओं की संख्या पर्याप्त नहीं होगी तो नीतियों या योजनाओं में महिलाओं को आगे बढ़ाने में हम पीछे ही रहेंगे। बात करें 2003 विधानसभा चुनाव की, जहां महिला प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, तो सबसे पहले आएगा प्रेमनगर विधानसभा चुनाव, जहां रेणुका सिंह जो अभी केंद्रीय मंत्री भी हैं, भाजपा से विजय हासिल की थी। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो अभी नया जिला बना है, उसमें से कामदा जोल्हे जो 2003 में बसपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने भी विजय हासिल की थी। सिहावा विधानसभा की बात करें 2003 की, तो पिंकी ध्रुव भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। कोंडागांव विधानसभा क्षेत्र में लता उसेंडी जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र में रमशीला साहू जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की थी। इसी तरह 2008 में जो महिलाओं की स्थिति थी उस पर नज़र डालें तो प्रेमनगर में ही रेणुका सिंह ने भाजपा उम्मीदवारी से विजय हासिल की थी। इस बार सारंगढ़ में कांग्रेस के पद्मा मनहर ने जीत हाथ दर्ज की। कोटा विधानसभा क्षेत्र जो बिलासपुर के पास है, वहाँ डॉक्टर रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, उन्होंने विजय हासिल की। शक्ति विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सरोजा राठौर कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र से लक्ष्मी बघेल जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत दर्ज की। सिहावा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो अंबिका मरकाम जो कांग्रेस प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। डौंडी लोहारा विधानसभा क्षेत्र में नीलिमा सिंह टेकाम जो भाजपा के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो प्रतिमा चंद्राकर को मौका मिला था कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी जीत हासिल थी। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र जो सरोज पांडे है जो अभी भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उन्होंने भाजपा की तरफ से चुनाव मैदान में उतरी थी और जीत हासिल की थी। कांकेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जो सुमित्रा मार्वे है, उन्होंने भाजपा की तरफ से उम्मीदवारी जताई थी और उन्होंने जीत हासिल की। कोंडागांव में 2003 की तरह ही लता उसेंडी इस सीट पर कब्जा जमाए हुए थे जो भाजपा की प्रत्याशी थी। 2013 जो छत्तीसगढ़ विधानसभा है, 2013 में जो महिला प्रत्याशियों की भूमिका है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो भरतपुर सोनहत की बात करें तो यहाँ चंपा देवी पावले जो भाजपा की प्रत्याशी थी, उन्होंने जीत हासिल की। लहलूंगा विधानसभा क्षेत्र जो सुनीता राठिया है भाजपा की, वे विजयी रही। सारंगढ़ के राबाई मनहर भाजपा की प्रत्याशी थी, जीत दर्ज की। कोटा से ही रेणु जोगी जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, वो विजयी रही, लगातार दूसरी बार विजयी रही। बसना की बात करें, बसना विधानसभा क्षेत्र की, तो रूपकुंड चौधरी जो
भाजपा की प्रत्याशी जीत दर्ज की। डोंडी लोहारा से अनिला भेड़िया कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। दुर्ग ग्रामीण से रमशीला साहू भाजपा के प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की थी। डोंगड़ में जो सरोजनी बंजारे को मौका मिला था भाजपा की तरफ से, तो उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। मोहला मानपुर की बात करें तो तेज कुंवर नेताम जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। उसी तरह देवती कर्मा दंतेवाड़ा की प्रत्याशी आई गई कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने भी सीट से जीत दर्ज की थी। महिला प्रतिनिधित्व देने के मामले में 2018 विधानसभा चुनाव की एक नज़र डालें तो बैकुंठपुर में अंबिका सिंह को कांग्रेस की तरफ से मौका मिला था, उन्होंने इस पर जीत दर्ज की। सारंगढ़ से उत्तरी जांगड़े जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने भी जीत दर्ज की। कोटा विधानसभा से लगातार तीसरी बार डॉक्टर रेणु जोगी ने इस बार जोगी कांग्रेस से आजमाया था, उन्होंने जोगी कांग्रेस की तरफ से विजय हासिल की थी। तखतपुर की बात करें तो रश्मि सिंह कांग्रेस की प्रत्याशी रही और उन्होंने भी इस जीत हासिल की थी। पामगढ़ से इंदू बंजारे जो बसपा की प्रत्याशी, उन्होंने भी जीत हासिल की थी। कसडोल शकुंतला साहू कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत हासिल की थी। धरसीवा से अनीता शर्मा कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थी, उन्होंने भी इस सीट से जीत हासिल की थी। उसी तरह सिहावा की बात करें, सिहावा विधानसभा की तो डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव थी जो कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी, वे भी विजयी रही। धमतरी से रंजना साहू भाजपा की प्रत्याशी रही, तो वे भी विजयी रही। संजरी बालोद से संगीता सिन्हा को मौका मिला था कांग्रेस तरफ से, उन्होंने भी जीत दर्ज की थी। डोंडी लोहारा की बात करें तो अनिला भेड़िया जो कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उन्होंने जीत दर्ज की। अभी वे कैबिनेट में मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में। उसी तरह पंडरिया की बात की तो कांग्रेस की तरफ से ममता चंद्राकर मौका मिला था, जिन्होंने जीत हासिल की थी। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से छन्नी साहू जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी जीत अपनी दर्ज कराई थी। खैरागढ़ से यशोदा वर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, उनको भी जीत दर्ज थी। दंतेवाड़ा से एक देवती कर्मा कांग्रेस की प्रत्याशी रही, जो अभी विजयी रही। सावित्री भगत जो भानु प्रताप विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी जीती थी। बता दें कि यशोदा वर्मा और देवती कर्मा और सावित्री भगत उपचुनाव में जीत दर्ज किए थे। इससे पहले भटगांव से रजनी त्रिपाठी और संजय अरीस, बालोद से कुमारी बाई साहू पति के निधन के बाद उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। सारे नाम और आंकड़े पढ़कर तो आपने गौर कर लिया होगा कि क्या कॉमन है, फिर भी आपको बताते चलें कि सारंगढ़ और डॉक्टर रेणु जोगी का नाम आपको याद रह गया होगा। बता दें कि 2003 से 2018 तक सारंगढ़ एकमात्र सीट है जहां महिला विधायक रही हैं। 2003 में जहां बसपा से कामदा जोल्हे विधायक बनी, वहीं 2008 में कांग्रेस की पद्मा मनहर, 2013 में भाजपा की किरण मनहर और 2018 में उत्तरी जांगड़े विधायक हैं। यहाँ एक बात नोट करा दें कि कामदा जोल्हे अब भाजपा में शामिल हो चुकी है। बात करें रेणु जी की तो डॉक्टर रेणु जोगी 4 बार विधायक है। छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन के बाद उपचुनाव में वे 2006 में पहली बार विधायक बनी। इसके बाद लगातार चुनाव जीत रही हैं। हालांकि 2018 में उनकी पार्टी बन गई और वे कांग्रेस के बजाय जोगी कांग्रेस से चुनाव जीतकर आई। डोंडी लोहारा सीट से लगातार 3 बार महिला विधायक चुनती हुई आ रही हैं। 2008 में भाजपा की नीलिमा टेकाम ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2013 और 2018 में अनिला भेड़िया विधायक बनी। अनिला भेड़िया वर्तमान में छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। एक और गौरतलब बात यह है कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली महिला एवं बाल विकास मंत्री गीता देवी सिंह थी। इसके बाद रेणुका सिंह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी, उस समय वे दूसरी बार विधायक बनी थी। रेणुका सिंह के बाद लता उसेंडी भी जब दूसरी बार विधायक बनी, तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। इसके बाद रमशीला साहू जब दूसरी बार विधायक चुनी गई, तब महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी थी। वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी दूसरी बार विधायक चुनी गई है। 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 12 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया था। इसमें 10 महिलाएं जीतकर विधानसभा पहुंची। केवल दंतेवाड़ा देवती कर्मा और
राजनांदगांव से करुणा शुक्ला को हार का सामना करना पड़ा था। बाद में हुए उपचुनाव में देवती कर्मा भी विधायक बन गई, यानी कांग्रेस ने 12% से अधिक महिलाओं को टिकट दिया। इन प्रत्याशियों की दर 83% से अधिक रही। भाजपा ने पिछले चुनाव में 14 महिला उम्मीदवार उतारा था। इनमें से केवल एक को ही जीत मिली थी। बसपा से 5 और जोगी कांग्रेस ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ की 5 विधानसभा में केवल 14 महिला विधायक हैं। इनमें 12 सत्ताधारी कांग्रेस के ही हैं। एक विधायक भाजपा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अभी अंबिका सिंहदेव, उत्तरी जांगड़े, रेणु जोगी, रश्मि सिंह, इंदू बंजारे, शकुंतला साहू, अनीता शर्मा, लक्ष्मी ध्रुव, रंजना साहू, अनिला भेड़िया, ममता चंद्रा, छन्नी साहू और देवकर्मा विधानसभा में महिला विधायक हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र से कुल 198 महिलाएं ही विधानसभा पहुंच पाई हैं। 1957 के बाद से 2018 तक कुल 1152 से अधिक महिलाएं विधानसभा चुनाव लड़ी हैं। 2018 के चुनाव में ही 15 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी। एक बार में सबसे अधिक महिलाओं ने 1998 के चुनाव में ताल ठोकी थी। उस बार 181 महिलाएं मैदान में उतरी और 26 विधानसभा पहुंचने में भी कामयाब रही। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, राम राम, नमस्कार। नोटा यानी इनमें से कोई नहीं का विकल्प। जो प्रत्याशी आपके सामने हैं उनमें कोई भी आपको पसंद नहीं है तो आप नोटा दबा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 2023 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को नोटा का विकल्प मिला था। इसमें मतदाता ने इसका खूब इस्तेमाल भी किया था। 90 में से 34 सीटों पर नोटा तीसरे नंबर पर थी। हालांकि 2018 में आंकड़े बदल गए। मतदाताओं ने सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा को तीसरे स्थान पर ला रखा। क्या नोटा के प्रति लोगों का रुझान घट गया है या नोटा से बेहतर कोई विकल्प लोगों के पास है? नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज चुनावी चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो देश में 2013 में 4 राज्यों में नोटा का ऑप्शन दिया गया था। छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक था। इस समय तक भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए थे। नोटा को लेकर मीडिया में काफी खबरें आ रही थी, इसलिए लोगों में इसका रुझान देखने को मिला। 2013 में 4,01,058 वोट पड़े थे। भाजपा और कांग्रेस के बाद बसपा को 4.27% वोट पड़े थे। वहीं नोटा पर 3.07% वोट थे। अब बात करें 2013 की तो इस साल 34 सीटों पर नोटा तीसरे स्थान पर रहा था। 2018 में नोटा पर पड़े वोटों की संख्या 2.82 लाख रही, यानी 2013 के मुकाबले काफी वोट घट गए। इस चुनाव में भाजपा की सरकार को 15 साल हो चुके थे। सरकार के खिलाफ नाराजगी भी देखी जा रही थी।
इस साल सिर्फ 15 सीटों पर ही नोटा तीसरे नंबर पर रहा। 29 सीट ऐसी थी जहां नोटा चौथे नंबर पर था। हालांकि 2018 के चुनाव में नोटा 15वें नंबर तक पहुंच गया। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि 2013 में पहली बार नोटा जैसा विकल्प मिलने के कारण स्वाभाविक रूप से वोटरों में यह जिज्ञासा थी। इसी कौतूहलवश उन्होंने किसी दल के प्रत्याशी के बजाय किसी को भी नहीं चुनने का विकल्प या कहे तो नोटा को चुना। यही वजह है कि उस दौरान के लोगों ने तीसरे और चौथे नंबर पर कांग्रेस या भाजपा के बाद नोटा पर वोट डाले थे। इसके विपरीत 2018 में सत्ता परिवर्तन की लहर थी। सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी या कहें घोषणा पत्र का असर, लोगों ने कांग्रेस का विकल्प चुना। कांग्रेस के विधायकों को जो वोट मिले उससे साफ है कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर ही था। 2018 के चुनाव में एक और बात देखी गई कि नोटा के बजाय लोगों ने जोगी कांग्रेस और बसपा गठबंधन को चुना। बड़ी संख्या में ऐसी सीटें थी जहां जोगी कांग्रेस और बसपा तीसरे नंबर पर रही थी। आखिर क्या है ये नोटा? बता दें कि भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 दिए गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मतदाताओं को मतदान के लिए नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा वन ऑफ द अबोव नोट के लिए दाबी बटन होता था। यदि राजनीतिक दल गलत उम्मीदवार देती है तो नोटा का बटन दबाकर उनके प्रति मतदाता अपना विरोध दर्ज करा सकते थे। आज बस इतना ही। मिलते हैं चुनाव चालीसा के अगले अंक में किसी नए चुनावी मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय जोहार, नमस्कार, राम राम। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला रहा। थर्ड फ्रंट या तीसरी ताकत का दर्शन हमेशा से ही कमजोर ही रहा। बसपा 2 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई तो एनसीपी एक ही सीट जीती और गायब हो गई। जोगी कांग्रेस ने 5 सीट जीतकर जरूर कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन चुनाव आने से पहले ही वह बिखर कर रह गई। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी इस बार मैदान में उतरने वाली है। क्रांति सेना का कहना है कि उन्हें चुनाव आयोग से मान्यता मिल गई है और वे अब चुनाव चिन्ह और प्रत्याशियों की घोषणा 21 अक्टूबर को करने वाले हैं। उधर दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री के आने के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अभी जो आने वाले 2-3 चुनाव तक जो मुख्य मुकाबला है वह कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होगा। आज चुनाव चालीसा में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो पहले बात 2003 के चुनावी परिदृश्य की। तो मध्य प्रदेश के अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में 2003 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ। उस दौरान एनसीपी की सबसे बड़ी ज्यादा चर्चा थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल ने एनसीपी ज्वाइन किया और 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। तत्कालीन सीएम अजीत
जोगी और शुक्ल कट्टर प्रतिद्वंदी माने जाते थे। जोगी के कारण ही शुक्ल कांग्रेस से अलग हुए और पूरे छत्तीसगढ़ में एनसीपी का गठन किया था। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तब सिर्फ चंद्रपुर से नोबेल कुमार वर्मा ही जीत पाए थे। बाकी 84 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। इस चुनाव में बसपा को 2 सीटें मिली। मालखरौ से लालसराय खुटे और सारंगढ़ से कामदा जोल्हे की जीत हुई थी। वर्तमान में कामदा भाजपा में शामिल हो चुकी है। भाजपा ने 50 सीट जीतकर सन 2013 में सरकार बनाई थी। कांग्रेस 37 सीट के साथ दूसरे नंबर पर रही। साल 2008 के 5 साल बाद जब चुनाव हुए तब राजनीतिक परिदृश्य बदल चुका था। विद्याचरण शुक्ल की तक कांग्रेस में वापसी हो चुकी थी। इस बार एनसीपी का नामो निशान तक नहीं था। 3 सीटों पर एनसीपी के प्रत्याशी उतरे। इनमें नोबेल कुमार वर्मा भी शामिल थे, लेकिन इस बार हार गए। 2 और प्रत्याशी थे, जिनमें एक अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। इस चुनाव में दूसरी बार 50 सीटों के साथ भाजपा की सरकार में वापसी हुई। कांग्रेस 1 सीट बढ़ गई और कांग्रेस को 2008 में 38 सीटें मिली। हालांकि कांग्रेस के एक उम्मीदवार की जमानत भी जब्त हो गई थी। बसपा को 2 सीटें मिली, में पामगढ़ से दूधराम बौद्ध और अकलतरा से सौरभ सिंह जीते थे। बता दें कि वर्तमान में जो सौरभ सिंह हैं अकलतरा सीट से बीजेपी के विधायक हैं और 2023 में भी बीजेपी ने उन्हें ही अकलतरा सीट से मौका दिया है। बात करें सन 2013 की तो राज्य में भाजपा की सरकार को 10 साल बीत चुके थे और यह भाजपा का तीसरा चुनाव था। इस बार एंटी इंकम्बेंसी जैसी स्थिति बन रही थी। हालांकि भाजपा की एक सीट ही घटी थी और भाजपा जो 50 सीट मिले थे पिछली बार चुनाव में वो 49 पे आकर सिमट गई। कांग्रेस 2008 के मुकाबले 1 सीट और बढ़ गई, यानी कांग्रेस को जो 38 सीट मिली थी पिछले चुनाव में तो 2013 में वो एक सीट बढ़कर 39 सीटें हो गई। इस बार बसपा सिर्फ एक ही सीट जीत पाई। जैजापुर से केशव चंद्रा जीते। महासमुंद से एक निर्दलीय का खाता भी खुला। डॉक्टर विमल चोपड़ा ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा और वे जीते भी। फिलहाल वे भाजपा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। अब बात करें 2018 विधानसभा चुनाव की तो भाजपा को 15 साल सरकार बनाए हो चुका था। लिहाजा यह चुनाव काफी विस्फोटक होने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज 2018 के चुनाव में ढह गए। 15 साल की सत्ता के बाद भाजपा सिर्फ 15 सीटें ही जीत पाई। कांग्रेस ने एक तरफा 68 सीटों पर जीत दर्ज किया। फिलहाल कांग्रेस के पास 71 सीटें हैं। मारवाही, खैरागढ़ और दंतेवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस ने धमाकेदार जीत दर्ज की थी। बस्तर और भानुप्रतापपुर में भी उपचुनाव हुए थे, लेकिन दोनों कांग्रेस की ही सीटें थी। बस्तर से दीपक बैज विधायक बने थे, बाद में सांसद चुने गए और अभी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सर्वेसर्वा यानी पीसीसी चीफ है। भानुप्रताप सीट विधानसभा के डी स्पीकर मनोज मंडावी के निधन बाद खाली हुई थी। उनकी पत्नी सावित्री मंडावी वहां से विधायक है और 2023 में भी कांग्रेस ने ही भानुप्रतापपुर से सावित्री मंडावी को ही मौका दिया है। तो 2018 का चुनाव छत्तीसगढ़ चुनावी इतिहास में लगभग दर्ज हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी जीत और बड़ी मार्जिन से जीत अब तक नहीं हुई थी। कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाने वाले पूर्व सीएम अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस और बसपा गठबंधन ने 60 सीटें जीती। इनमें 5 सीटें जोगी कांग्रेस की थी। हालांकि पूर्व सीएम के निधन के बाद मारवाही और देवव्रत सिंह के निधन के बाद खैरागढ़ सीट हाथ से निकल गई। लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। फिलहाल धर्मजीत सिंह भाजपा का दामन थाम चुके हैं और इस बार भाजपा ने उन्हें लोरमी की जगह तखतपुर से मैदान में उतारा है।
प्रभु वर्मा भी गाहे बगाहे कांग्रेस या भाजपा ज्वाइन करने की बात आते रहती है। तो राजनीतिक पंडितों की माने तो छत्तीसगढ़ में आने वाले 2-3 चुनावों में भी मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही होने वाला है। मध्य प्रदेश के समय से ही कांग्रेस और जनसंघ, फिर कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुख्य मुकाबला चला आ रहा है। इस बीच समय समय पर कुछ दलों के भी विधायक जीत कर आए, लेकिन अस्थायी तौर पर भाजपा और कांग्रेस को छोड़कर कोई दल अपनी जगह नहीं बना पाए। बसपा के संस्थापक काशीराम का छत्तीसगढ़ आना जाना लगा रहता था, इसका प्रभाव भी दिखा है, लेकिन यह भी देखा कि बसपा के लोग दूसरे दलों में शामिल होते रहे हैं। कद्दावर नेता होने के कारण विद्याचरण शुक्ल के नाम पर एनसीपी की चर्चा हुई थी, लेकिन परिणाम अनुकूल नहीं मिले। जनता कांग्रेस की स्थिति से आप सब वाकिफ होंगे ही। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है तो इसे लेकर दो तरह के विचार हैं लोगों के बीच। एक पक्ष इन्हें फाइट के रूप में मानता है, देखता है, लेकिन आलोचक इसे बी टीम के रूप में देखते हैं। क्रमशः पहले और दूसरे लेयर के नेता छोड़ते चले गए। तीसरे लेयर में जो नेता जुड़े हैं वे राजनीतिक महत्वाकांक्षा लिए हुए हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक आम आदमी पार्टी ने मजबूत स्थिति का एहसास नहीं कराया है। दूसरी तरफ इस बार एक और संगठन जो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है। अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहने वाले क्रांति सेना के मैदान में उतरने की घोषणा ने हर किसी को चौंका दिया। क्रांति सेना कट्टर छत्तीसगढ़वाद के चलते ग्रामीण इलाकों में अपनी पैठ जमा चुकी है। हालांकि इनका दायरा रायपुर, कोरबा, भिलाई तक ही सीमित हुआ ज्यादा नजर आता है। छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वे अगर मैदान में नहीं उतरते तो वे चुनाव में छत्तीसगढ़ीय प्रत्याशी को सपोर्ट करेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के प्रमुख अमित बघेल ने अभी घोषणा की है कि 21 अक्टूबर को वे अपने चुनाव चिन्ह की जारी करेंगे। उन्हें मान्यता मिल चुकी है और लगभग सभी 90 विधानसभा चुनाव में वे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खैर, क्रांति सेना को लेकर लोगों के मन में उलझने बहुत है, जो हो सकता है आगे चलकर सुलझ जाए। कुल मिलाकर अगर 2023 चुनाव की बात करें तो अभी भी यहाँ मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही माना जा रहा है। आप पार्टी, जोगी कांग्रेस, बसपा, हमर राज पार्टी, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के मैदान में रहने के बावजूद अभी छत्तीसगढ़ की जनता को तीसरे मोर्चे के लिए इंतजार करना ही पड़ेगा। फिलहाल आज के चुनावी चालीसा में इतना ही। अगले कड़ी में चुनाव से जुड़ी रोचक जानकारियों के साथ मैं फिर हाजिर रहूंगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जय जोहार, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 36 का खास कार्यक्रम चुनावी चालीसा। आज से करीब 40 साल पहले की बात करें तो एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था अंगूर, जो 5 मार्च 1982 में रिलीज हुई थी। संजीव कुमार और मौसमी चटर्जी स्टारर इस फिल्म को एक यादगार फिल्म मानी जाती है। 40 साल पहले अपनी शानदार कॉमेडी से संजीव ने दर्शकों को खूब गुदगुदाया था। फिल्म की खास बात यह है कि इसमें संजीव कुमार की डबल रोल थी। उससे ज़्यादा खास बात यह है कि उनके साथ सह कलाकार देवेन वर्मा भी डबल रोल में थे। फिल्म में दोनों किरदारों का डबल रोल होने के साथ साथ किरदारों के नाम भी एक ही थे। पूरे फिल्म में हमशक्ल होने और किरदारों के एक से नाम होने के इर्द गिर्द फिल्म गुदगुदाते हुए आगे बढ़ जाती है।
यहाँ इसम का जिक्र इसलिए क्योंकि ऐसा ही संयोग या कहें प्रयोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई बार किए गए हैं। लोग अक्सर कहते आए हैं कि आखिर नाम में क्या रखा है, तो उनके लिए बता दें कि किसी तरह मिलते जुलते नामों के चलते विधानसभा चुनाव में कई बार खेला हो चुका है। आइए देखते हैं आखिर चुनाव में अंगूर खट्टे क्यों किए जाते रहे हैं।